इस बजट के बारे में तो आपने बहुत एनालिसिस सुन लिया होगा। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये जो 24 में जो इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है उसका साइज था अबाउट 48 लाख क्रॉस, यानी कि पूरे देश को चलाने के लिए 48 लाख क्रॉस का एक्सपेंडिचर करने वाला है गवर्नमेंट। क्या आपको पता है कि 1947 यानी कि हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारे बजट का साइज क्या था? यू सी 1950s में यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पूरे ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज अबाउट 3%। और आज का टाइम है जब ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि बाय 2040 इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। 30%। अभी 3 से 30% का जो जर्नी है ये ओवरनाइट तो होता नहीं है। दिस इज रिजल्ट ऑफ इयर्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल पॉलिसी मेकिंग। और जो बजट होता है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट होता है कि जो उनका जो देश के लिए जो विजन है उस विजन की तरफ कैसे बढ़ना है। सो व्हाई नॉट गो बैक टू हिस्ट्री और उन आइकॉनिक बजट्स को याद करते हैं which had the power of changing the economic trajectory of India. 26 नवंबर 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के कुछ ही महीनों बाद एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज एंड ऑल्सो अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम मद्रास लॉ कॉलेज, R.K. Shanmugam Chetty had presented independent India's first budget and he was independent India's first finance minister. और ये जो बजट था ना, ये शाम के 5 बजे प्रेजेंट हुआ था, अनलाइक नाउअडेज जब 11 बजे सुबह प्रेजेंट होता है। और जब वो खड़े हुए थे टू प्रेजेंट द बजट, he had said, I rise to present the first budget of a free and independent India. This occasion may well be considered as a historical one, and I count it as a rare privilege that it has fallen to me to be the finance minister to present this budget. Interestingly, जो हमारा पहला बजट था ना, उसमें कोई नया टैक्स वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था. It was just a document which captured the economic situation of a country at that time. And ये बहुत अमेजिंग बात है कि जो हमारा पहला बजट था उसका साइज था just 197 crores, जिसमें almost half the amount was allocated for defense. Of course, क्योंकि बहुत uncertain times था, पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान का थ्रेट था. शनमुगम चेट्टी ने यह भी कहा कि इंडिया के पास जो चिल्लर भरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है भी, वो तो बेसिक एंड एसेंशियल फूड आइटम्स खरीदने में ही निकल जा रहे हैं. एंड इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए. और उस टाइम पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट्स के भी बहुत बुरे हाल थे. तो उन्होंने अपने बजट स्पीच में ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हालत है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कम्युनल unrest and the industrial unrest that is widespread in the country. और हमारा इनकम था भी कितना? The budgeted income of a country was just about 171 crores, and that was the first budget of independent India. क्या आपको इस फर्स्ट बजट के बारे में पता था? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट बजट से चलते हैं फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. 1951 का बजट प्रेजेंट हुआ था जस्ट मंथ्स आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, और ये बजट प्रेजेंट किया था सी.डी. देशमुख. सी.डी. देशमुख जी कोई छोटे मोटे या नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं थे. He had already attained knighthood in 1944 और वो फर्स्ट इंडियन थे to be appointed the governor of RBI under the British Raj. ये 1951 का बजट स्पेशल भी था क्योंकि पहली बार इंडिया ने अपने बजट में सरप्लस देखा था. The estimated expenditure in the budget was about 375 crores और सारे revenue receipts को consider करने के बाद the budget had estimated a surplus of 71 lakhs.
इस बजट में भी ऑलमोस्ट अबाउट 50% एलोकेशन वाज टुवर्ड्स द डिफेंस सर्विसेज। सोचिए कितना चैलेंजिंग टाइम होता होगा उस टाइम का, क्योंकि हमारा कंट्री कोई छोटा कंट्री तो था नहीं, पॉपुलेशन कुछ कम नहीं था, गरीबी कुछ कम नहीं थी, फिर भी पूरे कंट्री को चलाने के लिए सिर्फ ये 150-200 करोड़ ही बजट हुआ करता था। इतना तो ये अंबानी वाले वेडिंग में तो गिफ्ट ही दे दिया गया होगा। 1951 के बाद चलते हैं उस बजट को जिसको बोला जाता है द ब्लैक बजट ऑफ 1973। प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी और ये बजट प्रेजेंट किया था उनके फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चवन ने। और ये बजट इंडिया के इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला था फॉर इयर्स टू कम, क्योंकि इस बजट में अनाउंस हुआ था द नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड कोल माइंस। बट ब्लैक बजट क्यों? इस बजट को ब्लैक बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इतना ज्यादा नेशनलाइजेशन के चक्कर में दिस बजट हैड एन एस्टिमेटेड डेफिसिट ऑफ 550 crores, which was a huge amount at that point of time. But क्या आपको पता है कि ये जो कोल माइंस है इंडिया के, उसको नेशनलाइज किए ही क्यों गए? क्या इंदिरा गांधी सभी प्राइवेट कंपनीज के ग्रोथ के अगेंस्ट थे? क्या वो पावर के इतने भूखे थे कि शी वांटेड टू कंट्रोल ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ आ कंट्री? ऐसा नहीं था। यू सी, वो एक टाइम था ना जब इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे थे, पावर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे थे और इन सभी इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है कोल। तो इसका मतलब इंडिया में कोल का डिमांड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी रेट से बढ़ रहा था। बट उस टाइम पे कोल माइंस नेशनलाइज तो थे नहीं, तो कुछ प्राइवेट कोल माइनर्स के पास इंडिया के कोल माइंस थे एंड अनफॉर्चुनेटली ये प्राइवेट कोल माइनर्स उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे इन कोल माइंस के ऊपर। जो कोल माइनिंग होता भी था वो बड़े ही अनसाइंटिफिक मेथड से होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कोल माइनिंग पे जो लेबर्स काम करते थे उनका हालत बद से बदतर होता जा रहा था। आई एम श्योर इस पे तो बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी बने। तो इसीलिए गवर्नमेंट को उस टाइम पे लगा कि मैटर्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड और इसीलिए इन कोल माइंस को सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर लिया गया एंड इट वाज इन दिस 1973 बजट दैट दीज कोल माइंस वर फाइनली ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट्स कंट्रोल। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि नेशनलाइजेशन के बाद से इंडिया का कोल सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो गया था, क्योंकि कोल माइंस का सप्लाई तो भले ही कंट्रोल में आ रहा था बट बाकी बहुत सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थे, जैसे लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था नहीं, रोड नेटवर्क्स इतने अच्छे नहीं थे। इंडिया में जो कोल माइन होता भी था उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोडा ऐश मिलता था और इसीलिए इंडियन कोल को पुअर क्वालिटी माना जाता था, बिकॉज ऑफ विच इंडिया इवेंचुअली हैड टू स्टार्ट इंपोर्टिंग कोल। और सोचिए 73 में नेशनलाइजेशन हुआ था और उसके 20 साल बाद आफ्टर लिबरलाइजेशन 1993 में जाकर प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ कोल माइंस एलोकेट हुए थे फॉर द प्राइवेट कंजम्पशन, आई मीन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, यानी कि खुद के उनके प्लांट्स के लिए जो कोल उनको चाहिए था वो माइन कर सकते थे उन कोल माइंस से। एनीवे, this 1973 budget became one of the most important budgets of independent India और अपने बजट डेफिसिट के लिए और नेशनलाइजेशन के लिए इस बजट को द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 1973 के इस बजट के बाद हम उस बजट की तरफ चलते हैं which actually started the dismantling of the license Raj, and this is not 1991. So 1980s everything was being taxed। अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप जो आपका इनपुट रॉ मटेरियल्स है उस पे भी टैक्स भरोगे, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है जब वो बेचोगे उस पे भी टैक्स भरोगे। सो दिस वाज द एरा ऑफ द लाइसेंस राज, प्रोडक्शन पे भी कंट्रोल तो था ही एंड अंडर दिस सिस्टम इंडिया में बिजनेसेस के बहुत बुरे हाल थे। बट 1986 का ये बजट विच वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स। So,
कैरेट एंड स्टिक मतलब क्या? मतलब ये है कि बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए उनको और इंसेंटिव्स दिए गए एंड हेंस दी कैरेट्स, जैसे कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आप इनपुट मटेरियल्स पे जो आप टैक्स पे करते हो उसको एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हो अगेंस्ट द ड्यूटीज दैट यू हैड टू पे फॉर योर फाइनल प्रोडक्ट। वैसे ये वही सिस्टम है जो जीएसटी में फॉलो होता है। सो बेसिकली दिस वाज लेइंग डाउन द फाउंडेशंस व्हिच इवेंचुअली बिकेम जीएसटी। इस मल्टी लेवल टैक्सेशन को हटाते ही इंडिया के इकोनॉमी में काफी इफेक्ट देखा गया, क्योंकि आप जब टैक्सेस हटाते हो देन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स स्टार्ट फॉलिंग डाउन व्हिच स्टार्टेड बेनिफिटिंग द कंज्यूमर्स। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट बैंक, म्युनिसिपल स्वीपर्स और कूलियों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, रिक्शा चलाने वाले मोची और उनके जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए सब्सिडाइज बैंक लोन्स, यूटीआई का म्यूचुअल फंड, ये सब वीपी सिंह के बजट में ही इंट्रोड्यूस किया गया। सो कैरेट्स ऑल द वे फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड स्टिक्स मतलब कि जो टैक्स इवेडर्स थे उनके अगेंस्ट पेनल्टीज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ब्लैक मनी के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए एंड हेंस दिस वाज अ स्टिक इन द कैरेट एंड स्टिक बजट। इस बजट का इंडियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट देखा गया, क्योंकि इंडिया स्टार्टेड सीइंग अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शंस। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हटाने के बाद द प्राइवेट इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग एंड 1986 के बाद वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री को जब भी एनालाइज किया जाता है तो हमेशा दो पार्ट्स में देखा जाता है, प्री 1991 एंड पोस्ट 1991। 1991 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया को एक एम्बैरेसिंग एंड डिजास्टर्स इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया था, और इसीलिए 1991 के बजट को द इपोकल बजट के नाम से याद किया जाता है। बट आई एम श्योर कि आप लोग को 1991 के बारे में काफी कुछ ऑलरेडी पता होगा, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। 1991 के बाद हम उस बजट की तरफ चलते हैं which was called the ड्रीम बजट। 1998 का ये बजट प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने, और इस बजट को ड्रीम बजट के नाम से याद किया जाता है बिकॉज दिस बजट हैड बोल्ड एंड एम्बिशियस टैक्स कट्स इन द अनाउंसमेंट्स। जो पर्सनल इनकम टैक्स था उसका जो मैक्सिमम टैक्स रेट था दैट वाज स्लैश फ्रॉम 40% टू 30%। सोचिए 10% का टैक्स रेट कट किया गया, 10%, और ये जो 30% है वो आज तक फॉलो होता है इवन इन द न्यू टैक्स स्लैब्स दैट वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उस टाइम पे जो कॉर्पोरेट टैक्स थे उनको भी स्लैश कर दिया गया फ्रॉम अबाउट 40% टू 35%। इस बजट में ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए एक काफी इनोवेटिव तरीका लाया गया। ऑफेंडर्स को पेनलाइज नहीं किया गया, उन पे पेनल्टी नहीं लगाया, बट उनको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आपका जितना भी अनडिस्क्लोज इनकम है आप डिक्लेयर कर दो, उस पे एक फिक्स टैक्स रेट पे टैक्स पे करो एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर ऑफिशियल इनकम। एंड अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया गया, और इस चीज पे काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था चिदम्बरम को फॉर इट्स बजट अनाउंसमेंट। क्रिटिसिज्म क्यों? क्योंकि यू सी जब कस्टम्स ड्यूटी कम कर दिया जाता है देन फॉरेन बिगर कंपनीज के लिए आसान हो जाता है टू एंटर इनटू योर कंट्री एंड स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। और कई बार जो आपके डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं, उनके पास इतना दम होता ही नहीं है कि वो इतने बड़े कंपनीज विद डीपर पॉकेट्स के साथ कॉम्पीट कर सकें एंड दे इवेंचुअली पेरिश। बट इससे कई ज्यादा फायदे भी देखे गए। सबसे पहला तो ये है कि जब बाकी कंपनीज इंडिया एंटर की तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ा, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो दो चीजें बढ़ती हैं, पहला क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दूसरा प्राइसेस में कंपटीशन देखने को मिलता है एंड प्राइसेस इवेंचुअली ड्रॉप, बोथ ऑफ विच इवेंचुअली आर बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर्स। उससे भी ज्यादा एक सिंबॉलिक मीनिंग भी जाता है पूरे दुनिया को, यही कि इंडिया इज रेडी फॉर ट्रेड विथ
कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ये मैसेज जाता है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, एंड वी विल नॉट गेट इनटू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लाइक हाई कस्टम्स ड्यूटी फॉर योर प्रोडक्ट्स। अब ये 2024 के इलेक्शन से पहले सैम पिट्रोडा ने बवाल तो मचा ही दिया था गिफ्ट टैक्स का नाम लेकर, राइट? याद तो होगा ही। और बीजेपी ने उसको पता नहीं मंगलसूत्र, भैंस ले जाएंगे, पता नहीं कहां कौन कौन से लेवल पे ले गए थे। बट 1998 का ही ये बजट था जब इंडिया में गिफ्ट टैक्स अबॉलिश किया गया था। सो 1998 के बाद हम उस बजट की तरफ चलते हैं which laid the foundation for the soft power that India commands today throughout the world. A soft power as the IT hub of the world. You see, late 1990s में India was at the cusp of an IT revolution. और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको Y2K और the Millennium Bug के बारे में याद दिलाता हूं। वैसे याद है आपको? People were terrified the world was going to end. This is not one of the summer movies where you can close your eyes during the scary parts. The entire world was panicking. Billions of dollars was being spent to solve a problem. और प्रॉब्लम था क्या? यही कि उस टाइम पे दुनिया भर के कंप्यूटर्स और जो सिस्टम्स थे वो ईयर को रिप्रेजेंट करते थे थ्रू द लास्ट 2 डिजिट्स। तो जब 1999 के बाद 2000 ईयर आने वाला था, यानी द चेंज ऑफ द मिलेनियम, तब वो सिस्टम में 00 दिखा था, द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 2000। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि लोगों को लगा कि जो सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2000 एंड 1900, क्योंकि दोनों ही 00 से रिप्रेजेंट होने वाले थे। एंड उस टाइम पे इट वाज अ ग्लोबल पैनिक दैट हैड स्प्रेड। लोगों को लगा कि बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट्स फेल हो जाएगा, जो कंट्रीज के डिफेंस सिस्टम्स है वो फेल हो जाएंगे। बट इस पूरे पैनिक में इंडिया को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि यूएस जैसे कंट्रीज ने भर भर के इंडिया से आईटी इंजीनियर्स रिक्रूट करने स्टार्ट करे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इंडिया में बीपीओस का बूम होने लगा फॉर दीज फॉरेन कंपनीज, एंड द मिलेनियम बजट ऑफ 2000 was time to perfection to help support this IT revolution that was happening in India. यशवंत सिन्हा ने इस बजट में ट्रिपल आईटीज यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप किया, जो आज आईटी ग्रेजुएट्स के लिए सबसे प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से माना जाता है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस भी थे, स्पेशली अगर वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, एंड इफ दे वर बेस्ड आउट ऑफ दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या जो स्पेशल आईटी पार्क्स एस्टैब्लिश हो रहे थे उस टाइम पे। आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट ड्यूटीज स्लैश कर दिए जा रहे थे। और खाली ये नहीं, इवन आईटी ग्रोथ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशंस, इन सभी को भी इस बजट में पुश दिया गया था। दिस मिलेनियम बजट अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैड लेड द फाउंडेशन for the giant IT superpower that India is today. वैसे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर ही 2003 के बजट में 75,000 crores का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। एंड वी ऑल नो कि इस प्रोजेक्ट का इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। नाउ बजट तो हर साल आएगा, हर साल कोई न तो कोई बड़ा स्कीम अनाउंस होगा ही। इसलिए आई नो आप लोगों के दिमाग में भी होगा, अरे यार इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज अनाउंसमेंट which have actually impacted and have changed the economic trajectory of इंडिया। 2005 की बात ले लेते। 2005 में पी चिदम्बरम ने एज फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया मनरेगा, और उसी बजट में वैट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। मोदी गवर्नमेंट के अंडर भी बहुत सारे बिग बैंक रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए थे। 2016-17 के बजट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अनाउंस किया गया, एंड दैट हैज चेंज्ड द वे bankruptcy cases are handled in India. Now, I'm sure आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, यार जीएसटी का तो नाम ही नहीं लिया, बाकी तो आप सारे दूसरे स्कीम सुना रहे हो। GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. Yes, definitely. GST is one of the biggest economic announcements and policies of India. लेकिन वो कोई बजट में अनाउंस नहीं हुआ था, वो एक स्पेशल बिल के थ्रू अनाउंस किया गया था।
वैसे बजट में इंट्रोड्यूस किया तो गया था, बट वो मोदी गवर्नमेंट के अंडर नहीं। 2006-7 के बजट में चिदम्बरम ने एज फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी, एंड इट वाज these people only who had opposed to GST at that point of time. Who blocked GST? Everyone knows, every minister in that council knows that it is Madhya Pradesh and Gujarat which blocked GST. Some other states then joined the chorus. I have made every effort to get the GST in Parliament, and I made every effort to move the DTC forward. I'm sure you guys must be waiting कि यार मोदी गवर्नमेंट के अंडर भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं, आप उनका नाम नहीं ले रहे। ऑफ कोर्स अब इसको पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं, बट आई वुड जस्ट से कि थोड़ा और 10 साल रुकते हैं टू सी द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज तो हर बजट में ही अनाउंस होता है। कई बार तो पुराने गवर्नमेंट्स के स्कीम्स का ही नाम बदल के अनाउंस कर दिया जाता है। सो हो सकता है कि 10 साल बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के अनाउंस किए गए बहुत सारे पॉलिसीज को आइकॉनिक बजट अनाउंसमेंट्स के लिस्ट में जोड़ दिया जाए। बट लेट्स जस्ट वेट फॉर सम मोर इयर्स टू पुट दीज अनाउंसमेंट्स अंडर दैट कैटेगरी। डिड आई मिस समथिंग? इफ आई डिड, do let me know in the comments section. और वीडियो अच्छा लगे then please to like this video and subscribe to this channel. See you later.